हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 7 प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। ध्यान दीजिएगा, यूथ कंपटीशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं अभी बिहार एसएससी के लिए, और इसके साथ साथ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है बिहार दरोगा के लिए भी। तो प्रैक्टिस सेट डेली आ रहा है दोस्तों, जाइए आप लोग उसका भी रिवीजन कीजिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और पीडीएफ के लिए ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज का ये पहला प्रश्न है सेट नंबर 7 का। ठीक है, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, देखिएगा प्रश्न कहता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है उसके मध्य स्थित है। ये किसके मध्य स्थित है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको सतपुरा श्रेणियाँ में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो मध्य आपको सतपुरा श्रेणी का पर्वत आपको स्थित पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 77 नंबर के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एक गलत है इनमें से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर झील दिया है और राज्य में अवस्थिति दिया है कि कौन सा झील किस राज्य में स्थित है। चंदूबी आपको असम में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है आपका, चंदूबी झील असम में है। हमीरसर गुजरात में है, ये भी सही है। ब्लू बर्ड हरियाणा, ये भी सही है। उपवन तमिलनाडु, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, ये गलत है। तमिलनाडु नहीं, आपको थाने महाराष्ट्र में है। उपवन झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के थाने में स्थित है ये। तमिलनाडु गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 78 नंबर। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयला भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र पूछ रहा है, कौन सा है? 78 का देखिएगा डी हो जाएगा, नवेली। ठीक है, नवेली हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र नवेली है। नवेली कोयला क्षेत्र जो है कि तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में स्थित है, विस्तृत है। ये आपको लिग्नाइट कोयले के भंडारण में शीर्ष राज्य जो है कि आपको कौन सा हो जाता है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, कहाँ स्थित है ये गंगा डॉल्फिन सेंचुरी? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सुल्तानगंज में। कहाँ? सुल्तानगंज में ये स्थित है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। सुल्तानगंज पड़ता कहाँ है? तो अपने बिहार के भागलपुर जिला में, याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर जिला में ये सुल्तानगंज पड़ता है, इसको याद रखिएगा, जहाँ आपको गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि मयूर संरक्षण केंद्र जो है निम्नलिखित में से कौन से स्थान या तो फिर जनपद, ठीक है, वहाँ आपको स्थित है। 80 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। ठीक है, मथुरा स्थान या मथुरा जनपद कहिए, ठीक है, मथुरा में स्थित है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपको वृंदावन में, ठीक है, कहाँ? वृंदावन, मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। 81 नंबर प्रश्न कहता है कि रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है? किसके लिए आपको नहीं किया जा सकता है रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारण का उपयोग? 81 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, फॉसिल और पादप पिंड, इसके लिए आपको नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी जो हो गया, मिट्टी, पृथ्वी की पर खनिज और चट्टान, ये तीनों जो है आपको रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा जो है किसका निर्धारण विधि किया जाता है, लेकिन फॉसिल और पादप पिंड का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, 82 नंबर यहाँ पर कहता है कि अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 82 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, वांडर वाल्स बंध। ठीक है, वांडर वाल्स बंध कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, यहाँ पर किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल के द्वारा उस पर प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यह प्रणाली पर, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल के द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं? 83 का देखिएगा, उसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, वर्क। ठीक है, वर्क, कार्य कहते हैं इसको हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर कहता है कि कीड़ों के अध्ययन को हम लोग क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन होता है ना, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन या कीड़ों का अध्ययन सेम ही है, ठीक है, याद रखिएगा। और भी यहाँ पर जो देखिएगा दिया है यहाँ पर, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका होता है? इसमें मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद देखिएगा जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन, जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है, इसको भी याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन या कीड़ों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर के अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च खालिस्तान होता है, क्या होता है? अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च क्या होता है? तो 85 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी हो जाएगा। यहाँ से जड़त्व जो है किसका? उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाजर का नारंगी रंग जो है निम्नलिखित में से किसी एक की वजह से होता है, यानी कि किसकी वजह से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको काफ़ी इजी प्रश्न है, तो 86 का बी ही हो जाएगा यहाँ से आपका, कैरोटीन के कारण, ठीक है। गाजर का जो रंग जो को नारंगी होता है वो कैरोटीन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े खालिस्तान में होता है, किस में होता है? 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण, यानी कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, पोषवाही यानी कि फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही के बारे में यहाँ पर चूज़ करना है। पोषवाही यानी कि फ्लोएम के संबंध में, फ्लोएम, ठीक है। 88 का देखिएगा, फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है, तो नहीं, ये एक दिशात्मक नहीं होता है। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्लोएम रस में कैल्शियम प्लस सर्वाधिक मात्रा में कैटायन होता है, नहीं, ये भी गलत है आपका। गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन के प्रेरित है, ये भी गलत। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसको एक विलियन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। किसको एक जो कह रहा है कि एक विलियन के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, तो 89 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, समुद्र जल को किया गया है, ठीक है। समुद्र जल यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीनों का निर्माण खालिस्तान से होता है। प्रोटीन का जो निर्माण है कि किससे होता है? 90 का देखिएगा, एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड के कारण ही आपको प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, एमिनो अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई मिश्रण को हम पानी में मिलाएंगे और उसके बाद जो है कि भारी घटक जो उसमें जो होता है वो नीचे बैठ जाता है उसके तली में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को कह रहा है कि क्या कहा जाता है? 91 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवसादन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा आपको ए ही आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है ना। ग्रेगर जोहान मेंडल में ने आपको ये भी प्रश्न पूछता है कि वंशानुक्रम के मौलिक कानून जो होता है इसका खोज करने के लिए कौन से पौधों का चयन किया था? तो मटर के पौधों का चयन किया था। इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से देखिएगा, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, ठीक है, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। 93 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने कहा था। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर यहाँ से कि खालिस्तान महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है, किसको? 94 का देखिएगा यहाँ से सही उत्तर होगा आपका बी, ठीक है, नूतन जीवी यानी कि सीनोजोइक जो हो गया आपको नूतन जीवी महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखिएगा, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह उससे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका मतलब क्या होगा? देखिएगा 95 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, त्वरण नीचे की ओर होता है, उसका एक्सीलरेशन होता है ना जो नीचे की ओर होता है। क्या कह रहा है कि किसी कण को अगर हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। जाहिर सी बात है कि सबसे ऊंचा बिंदु तक चला जाएगा तो फिर उसका त्वरण नीचे ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नाभिक का आकार लगभग होता है, कितना होता है?
तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 96 का 96 का डी हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से देखिएगा 10 के पावर -10 -18 -8 दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज, क्योंकि नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसको याद रखिएगा, 10 के पावर -15 मीटर में होता है ये नाभिक का आकार। ठीक है, इसमें 10 के पावर -15 दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है? 97 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो यहाँ ए हो जाएगा गन। ठीक है, गन हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? ध्यान दीजिएगा, सेक्सटेंट एक उपकरण है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसका मतलब कि होता है? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौ संचालन में। ठीक है, नौ संचालन में सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का देखिएगा उपकरण है जो दृष्टिगत वस्तुओं के बीच बने कोण का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस उपकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? आइजैक न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था सेक्सटेंट उपकरण का निर्माण। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर की, इस प्रक्रिया के द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, कौन से प्रोसेस के द्वारा? 99 का देखिएगा बी हो जाएगा, कायांतरण के द्वारा। ठीक है, कायांतरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? एक पास्कल के बराबर क्या है इनमें से? 100 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, एक पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101। ठीक है, 101, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह इनमें से पूछा है कि कौन सा बंदरगाह वाला शहर एक कौन सा था, शहर के बारे में पूछ रहा है यहाँ से, कौन सा था? 101 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। ठीक है, लोथल आपको एक बंदरगाह वाला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ से कहता है, गौतम बुद्ध का कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध जो है कौन से गणराज्य के थे? 102 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी हो जाएगा, ये शाक्य गणराज्य से थे। ठीक है, शाक्य कुल के थे, शाक्य गणराज्य के गौतम बुद्ध ये निवासी थे शाक्य गणराज्य के। शाक्य गणराज्य जो है कि बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तथा नेपाल के तराई वाले भाग में स्थित था। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर देखेंगे कि घटोत्कच जिसने 280 से 320 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का था? घटोत्कच, याद रखिएगा। देखिएगा, घटोत्कच एक राजा था जिसने 280 से 320 ईस्वी में राज किया था। किस साम्राज्य का ये राजा था? 103 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये गुप्त साम्राज्य का राजा था। ठीक है, गुप्त वंश का। और गुप्त वंश का अगर ये पूछेगा ये संस्थापक तो श्रीगुप्त, याद रखिएगा। और देखिएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंशावली का विवरण है। जो गुप्त वंश का जो विवरण जो मिलता है गुप्त वंश का, तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है ना, उसी में आपको मिलता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। 104 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, यानी कि गलत के इसमें से पहचान करना है। ठीक है, देखिएगा, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, ये सही है आपका। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में है, ये भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क बिल्कुल सही है। जैन मंदिर खजुराहो, ये वाला गलत है। ठीक है, जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है। 104 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है 104 का। ठीक है, तो इसका देखिएगा, आपको जैन मंदिर जो है कि खजुराहो में नहीं, मध्य प्रदेश के आपको छतरपुर जिला में पड़ता है। कहाँ? छतरपुर जिला। 105 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा क्या था? 105 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। 106 नंबर प्रश्न, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तोपों का इस्तेमाल युद्ध में से मध्यकालीन भारत में सबसे पहले युद्ध में किसने किया था? 106 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाबर। ठीक है, बाबर जो आपको पानीपत की जो प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, जो इब्राहिम लोदी हारा गया था, उसमें मारा गया था यही तो ध्यान दीजिएगा, उसमें तोप का ही इस्तेमाल किया था, यही कारण था वो कि जीता था। ठीक है, जीत गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर हम लोग देखेंगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कर्नल अल्काट और मैडम ब्लैटवस्की थे। ये दो आदमी थे इनमें से, ठीक है। इनमें से एक ही नाम का देखिए यहाँ पर दिया है। 107 का बी हो जाएगा मैडम ब्लैटवस्की। एक कर्नल अल्काट भी आता है, अगर दोनों रहेगा तो दोनों आप लोग मारेंगे, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक कर्नल अल्काट और मैडम ब्लैटवस्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए खालिस्तान में मुलाकात की। तो कहाँ मुलाकात किया था, ठीक है। गांधी जब 1931 में जब गांधी जी जेल से जब रिहाई हुआ था उनका, जब जेल से छूटे थे, तो कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई के लिए कांग्रेस नेता ने योजना बनाया और उसके लिए मुलाकात कहाँ पर किया था गांधी जी से। तो 108 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से इलाहाबाद में, कहाँ? इलाहाबाद यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर कहता है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय खालिस्तान के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय कौन था जिसके कार्यकाल में निरस्त किया गया था, ठीक है, निरस्त 1878 ईस्वी में। 109 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और अगर ये इसका जो ये है इसको शुरू किया था किसने, तो लॉर्ड लिट्टन, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिट्टन ने। इसे भी याद रखना है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है कौन सा? मेघालय, त्रिपुरा, असम या मणिपुर। 110 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से आपका मणिपुर, ठीक है, बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश का। इसका याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश के साथ साझा करने वाला कौन कौन सा, तो कौन कौन सा साझा करता है राज्य, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ, आप लोग को लिख लीजिएगा कॉपी में। अब मित्र में, ठीक है, अब मित्र में, ठीक है। अ से हो जाएगा देखिएगा असम, जो कि असम यहाँ पे दिया हुआ है। ब से हो जाएगा बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। मी से हो जाएगा मिजोरम, याद रखिएगा। त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पे देखिए त्रिपुरा दिया है। मे से हो जाएगा मेघालय, मेघालय भी दिया है। मणिपुर साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, आप लोग काफ़ी आप लोग को इसको सहायता मिलेगा और भी प्रश्न में पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 111 नंबर प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है कह रहा है। 111 का डी हो जाएगा यहाँ से उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच, ठीक है, सी बीच कहाँ स्थित है? सबसे लंबा समुद्र तट जो है आपको सी बीच, ये कहाँ स्थित है? 112 का देखिएगा मरीना बीच में, ठीक है, मरीना बीच। ये आपको कहाँ पड़ता है मरीना बीच? तो ये आपको मरीना बीच चेन्नई में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मुंबई में, ये मुंबई पर है। मरीना बीच आपको चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। इसकी लंबाई अगर पूछ देगा तो 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबा समुद्र तट है सी बीच, ये भारत का। 113 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिएगा, थर्ड नंबर का पूछा है। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको नोहक लिकाई, ठीक है, नोहक लिकाई यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है, ठीक है, तिरुट्टनी से होकर बहती है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नंदी, ठीक है, नंदी यहाँ से सही उत्तर होगा। 115 नंबर प्रश्न कहता है कि अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? काजू के देखिएगा, काजू की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी कह रहा है कि ज़्यादा उपयुक्त होता है? 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी, ठीक है। लाल लेटराइट मिट्टी जो होता है ना, काजू के उत्पादन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। 116 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? सबसे अधिक समृद्ध है। 116 का बी हो जाएगा दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर घाटी यहाँ से सही उत्तर होगा। 117 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? 1946 में कह रहा है कि मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे कौन? 117 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। कौन? अम्मू स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है 118 नंबर के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? राज्यों में राज्यपालों का ये प्रावधान करता है कौन सा आर्टिकल?
118 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 153 याद रखेंगे, 153, ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका। 153 जो है कि राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। और वहीं आपको देखिएगा 148 के बारे में भी जान लीजिए आप लोग। ये जो है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए होता है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए होता है 148। 136 क्या है? 136 अनुच्छेद में है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त है। इसमें अगर कोई अपील करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष इजाज़त देता है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। और 124 में है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है कि उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित है अनुच्छेद 124, याद रखिएगा। चारों याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है कौन सा भाग? 119 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से भाग 2 में नागरिकता है। और अनुच्छेद पूछ देगा आर्टिकल, तो 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 आपको भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद पड़ता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये भाग 6 में क्या है? भाग 6 में सिर्फ राज्य है, स्टेट से संबंधित है। ये अनुच्छेद 152 से 237, ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। और संघ राज्य क्षेत्र 8 में आता है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आता है, जो कि अनुच्छेद हो जाएगा 239 से 242, ठीक है। और ये जो आपको हो गया 12 भाग 12वां हो गया जो वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वास से संबंधित है, जो 264 से 300 के ए अनुच्छेद तक संबंधित है इससे। अगला प्रश्न कहता है 120 नंबर की, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, कह रहा है राज्यसभा में, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जब मनोनीत किया जाता है सदस्य कितना, तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 120 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। राज्यसभा का अगर कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है राज्यसभा का गठन से जो संबंधित अगर प्रावधान पूछ देगा तो अनुच्छेद कितना हो जाता है इसके लिए? 80, याद रखिएगा। अनुच्छेद ओनली 80, ठीक है। तो इसका एक देखिएगा ट्रिक भी है, सरला, ठीक है। स से संसद आपको देखिएगा अनुच्छेद 79 में बनता है। र से आपको राज्यसभा हो जाएगा 80 अनुच्छेद, ला से हो जाएगा लोकसभा 81, ठीक है, याद रखिएगा सरला। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है सदस्य 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। वहीं अगर लोकसभा में पूछ देता तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, यहाँ पर कहता है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि शून्यकाल जो होता है किसे कहते हैं हम लोग। तो 121 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसी को हम लोग शून्यकाल कहते हैं, जो भारतीय संसद में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किस अदालत की मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा 122 का 1 हो जाएगा यहाँ से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है आपको न्यायालय किसी जो है आपको अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है यहाँ पर कह रहा है। तो 123 का देखिएगा तो राइट आंसर देखिएगा, आजीविका के पर्याप्त साधन, इसका तो आपको आशा करता है। धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, ये भी आपको सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ से कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ठीक है। 123 का देखिए यही वाला आपका आशा नहीं करता है, 3 गलत है यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो करता ही है, ठीक है। सी आपको गलत है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। निगेटिव पूछा था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से थे? जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था, घोषणा किया गया था, उस समय भारत का राष्ट्रपति अगर पूछा जा रहा है कि कौन से थे, 124 का देखिएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से, फ़खरुद्दीन अहमद, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद थे यहाँ पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। संविधान में संशोधन की जो कार्यवाही जो आरंभ की जा सकती है, देखिएगा, तो यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए, ठीक है, यदि संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा या तो फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय भाषा इनमें से कह रहा है कि नहीं है इनमें से। 126 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सिख। सिख जो है कि यह भारतीय भाषा नहीं है। सिंधी, कन्नड़, कोंकणी ये तीनों भारतीय भाषा है, लेकिन सिख आपको भारतीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है। राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है, उद्योग, सेवा, कृषि या खनिज। 127 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र से है जो कि राष्ट्रीय आय के लिए आपको अधिकतम योगदान है, यानी कि सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आपको इनकम होता है। ठीक है, इसको याद ध्यान रखेंगे। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। बिहार में कह रहा है गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो बिहार में आपको गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण चले जाइए। पश्चिम चंपारण में आपको गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रामसर दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। पहले ये भी जान लीजिए, ठीक है, 2 फरवरी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। 129 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। 129 का आपको एक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय में जो है कि आपको ये रामसर क्षेत्र, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, और जो बेगूसराय में जो स्थित है उसका रामसर स्थल का नाम क्या है, तो कांवरताल झील, जो नाम सुने होंगे आप लोग, कांवर झील, वही कांवरताल झील ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है। ठीक है, बिहार के कौन से जिले में अबरक का भंडार है। 130 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में। ठीक है, गया याद रखिएगा, गया अबरक के लिए फेमस है, भंडार ज़्यादा है बिहार में, गया जिला। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है। 131 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। किससे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। 132 का राइट आंसर देखिएगा क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग पहले। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड है। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड पूछा है, क्या है। तो 132 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा BR। ठीक है, BR01 होता है। ठीक है, BR याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 133 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी हो जाएगा यहाँ से। 15 मार्च, छोटा डेट भी याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग के जगह पे अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 1900 देखिएगा, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया क्या, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखेंगे इसका भी फुल फॉर्म। ठीक है, इसका ये है आपको यहाँ पर देखिएगा जो BR जो है BR01 होता है आपको पटना के लिए, अगर पटना के लिए पूछ जाएगा खास है तो याद रखिएगा BR01 पटना के लिए। और BR02 होता है गया के लिए, और भोजपुर आरा के लिए हो जाएगा BR03। सब याद रखिएगा आप लोग। BR04 छपरा के लिए है, BR05 मोतिहारी के लिए, BR07 दरभंगा, BR09 बेगूसराय, BR10 हो जाएगा आपका भागलपुर, BR29 सिवान, BR32 मधुबनी, BR33 समस्तीपुर। सभी याद रखिएगा लगभग, ऐसे आपको मेन यही है। ठीक है, एक ठो याद रखिएगा, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर संकल्प परियोजना किस परियोजना से आरंभ की गई थी। संकल्प योजना कौन से प्रयोजन से आरंभ की गई थी, शुरू की गई थी। 134 का सी हो जाएगा दोस्तों, एड्स यानी कि HIV समाप्त करने के लिए संकल्प योजना आपको शुरू किया गया था, एड्स यानी कि HIV समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया। मध्याह्न भोजन योजना लागू किया तो 135 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था 5 अगस्त 1995 को। कब, 1995, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर कहता है यहाँ से कि वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिएगा भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था एकमात्र पाकिस्तानी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखेंगे, सभी लोग जानते ही होंगे आप लोग। खान, इनको आपको सीमान गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो ये उपाधि आपको महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है किस वर्ष में आरंभ किया गया था। दादा साहब फाल्के आपको जो पुरस्कार दिया जाता है ये कौन से साल में शुरू किया गया था। तो 137 का देखिएगा डी हो जाएगा यहाँ से 1969। ठीक है, 1969। देविका रानी रोडिक, सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी रोडिक, नाम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 138 नंबर की धनराज पिल्लय का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। धनराज पिल्लय का संबंध कौन से खेल से है, तो ये आपको हॉकी खेल से संबंधित है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है आपको इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL का एक के खालिस्तान चैंपियनशिप है तो किसका है। तो 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुटबॉल का है ये। ठीक है, इंडियन सुपर लीग
ISL एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 140 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 141 नंबर प्रश्न है कि द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द विंग्स ऑफ फायर, ध्यान दीजिएगा, द विंग्स ऑफ फायर 141 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दजोंगखा खालिस्तान की शासकीय भाषा है, कहाँ की शासकीय भाषा है? दजोंगखा। 142 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है, भूटान की है ये शासकीय भाषा। अगला प्रश्न है 143 नंबर, माले खालिस्तान की राजधानी है, माले कहाँ की राजधानी है? तो 143 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले। और अगर केनिया की राजधानी पूछ देगा तो केनिया की राजधानी नैरोबी कहलाता है, नैरोबी। अल्जीरिया की राजधानी आपको अल्जियर्स, याद रखिएगा, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 144 नंबर की द्विफॉक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? द्विफॉक्सी, ठीक है, द्विफॉक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर होगा। LED का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, LED का आविष्कार किसने किया था? 145 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, निक होलोनिक, ठीक है, निक होलोनिक LED का आविष्कार किया था। अगर LED का फुल फॉर्म पूछ देगा दोस्तों, LED का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर है कि 146 पद्धारी जनजाति जो कि चर्चा में रही किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, कह रहा है कि एक पद्धारी जनजाति है, ट्राइब से आपको पद्धारी, ठीक है, ये आपको चर्चा में रही थी, आपको काफ़ी किस स्टेट या आपको UT से आपको ये संबंधित है पूछ रहा है। तो 146 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, JNK, ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है पद्धारी जनजाति। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? 147 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कर्नाटक में लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 149 नंबर, यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न कहता है कि फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ठीक है, फरवरी 2023 में कह रहा है, फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी इनका नाम है, ठीक है, सोनिया गोकानी कौन से स्टेट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गुजरात की बनी है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 149 बिहार के किस संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा बिहार के किस स्थान में? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 149 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT पटना, ठीक है, IIT पटना में स्थापित किया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है आपको, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक ना, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो 150 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रंजीत कुमार वर्मा को। किसे? रंजीत कुमार वर्मा को इनको नियुक्त किया गया है, ठीक ना। ये आपको इन्होंने कोलकाता में इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको लोगों को अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं कौन नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।